नमस्कार मित्रों हो, आपके अपने होना चाहिए इस चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज हम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संज्ञा इसे सीखने वाले हैं। संज्ञा को सीखने के पहले संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा है, संज्ञा के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, इसे हम बहुत विस्तार से और अच्छे से सीखने वाले हैं। पहले आपको ये बता दूं कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण ये रटने का विषय नहीं है, ये याद करने का विषय नहीं है। तो हिंदी व्याकरण उसकी प्रक्रिया को सीखने का विषय है। जब आप उसकी प्रक्रिया को सीख जाते हो तो आपको रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में अच्छे से ध्यान देते हो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उस प्रक्रिया को अच्छे से सीखते हो, तो दोबारा आपको संज्ञा शब्द सीखने के लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी तरह से आप सीख जाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संज्ञा। वैसे कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे गौतम, कबीर, टेबल, घर, पेन, हिमालय, जापान, दिल्ली, प्रेम, गुस्सा, लोकतंत्र, मैत्री। इन शब्दों से हमें ये ज्ञात होता है कि व्यक्ति गौतम और कबीर किन्हीं व्यक्तियों के नाम हैं। टेबल, फैन, पेन ये किन्हीं वस्तुओं के नाम हैं। हिमालय, जापान, दिल्ली ये किसी स्थान के नाम हैं, किसी ठिकाने के नाम हैं। और प्रेम, गुस्सा, लोकतंत्र, मैत्री ये किसी भाव के नाम हैं। हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो इमोशंस जिसे कहते हैं, उनके वे नाम हैं। तो जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या क्रिया के नाम का बोध होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या क्रिया के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। सरल शब्द में कहे तो किसी भी जीवित, अजीवित वस्तु या भाव, इनके नाम को संज्ञा कहा जाता है। सरल सी उसकी परिभाषा है और उसको समझने में भी बहुत आसान है। जिस किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जो भाव का, स्थान का जो भी अपना नाम है उसे व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। इस संज्ञा के कुछ भेद होते हैं। इन भेदों में पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्द के कुल भेद कहे जाते हैं। इन शॉर्ट, ये स्लाइड आपको यहाँ दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है संज्ञा शब्द के भेद। ओके, इसमें देखिए दो तरह से लिखा हुआ है संज्ञा के मुख्य भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के मूलतः भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, 3। तो आपको ये समझ में आया होगा कि संज्ञा के मुख्य मूलतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए नीचे लिखा हुआ है संज्ञा के कुल भेद।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहोगे कि दोनों भी तो आपने लिखा है, ऊपर कहते हो कि 3 भेद है, नीचे तो आपको 5 भेद बता रहे हो, है ना। तो कंफ्यूज मत होइए। क्या है कि वैसे तो हिंदी में 3 ही भेद हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण का इफेक्ट होने से, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से ये 2 भेद बने हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो कुल आप यह समझिए कि परीक्षा में आपको जब पूछा जाता है कि संज्ञा में ऐसा प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है, आप अगर स्कूली बच्चे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट्स हो, तो आपको जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 आंसर लिखना है। जब आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि संख्या के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर 3 लिखना है। और जब आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, तो आपको 5 लिखने होंगे। ओके, तो आइए इसके बाद हम इसके एक एक भेद को समझते हैं। इसमें पहला भेद जो है, हम जैसे कि लिखा है तो उसके अनुसार उस भेद को हम समझने की कोशिश अभी करते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाएगा? जो शब्द केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि उसकी व्याकरण की प्रक्रिया को सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या सीखना जरूरी है? जो शब्द केवल एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे चीन, साइकिल, महात्मा गांधी। ओके, चीन क्या है? स्थान है। साइकिल क्या है? वस्तु है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति। उसके नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, हिमालय, ये क्या है? स्थान है। शताब्दी एक्सप्रेस वस्तु है और स्वामी विवेकानंद व्यक्ति हैं। तो इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा ये क्यों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? ऐसा नहीं कि हमने उसकी परिभाषा को रट लिया तो हो गया कि जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, आप उसकी प्रक्रिया को समझिए जो मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर वह वस्तु, इसमें एक विशेष व्यक्ति या वस्तु होती है। इन नामों में क्या होता है? वो जो नाम होता है, वो जो संज्ञा होती है, वो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु की होती है। स्पेशल, विशेष का मतलब क्या है? स्पेशल। कोई स्पेशल व्यक्ति होता है या स्पेशल चीज़ होती है। दूसरी बात, यह इंद्रिय गम्य होती है। आपको यह समझना है, आप स्कूली बच्चे हो, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्कूली या कॉलेज जाने वाले बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट्स हो, आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि दोनों भी तरीके से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आप स्कूली बच्चे हो, कॉलेज जाने वाले बच्चे हो, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। तो इसकी प्रक्रिया को आप ध्यान दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको कैसे पहचानना है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति या कोई विशेष वस्तु होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे चीन। चीन देश में अनेक है क्या? पूरे विश्व में चीन 10-12 चीन है क्या? मान लीजिए हमारे देश का नाम भारत है, भारत एक संज्ञा है, तो भारत जो है पूरे वर्ल्ड में 10-15 भारत है क्या? ओन एंड ओनली एक विशेष है। उसके बाद हिमालय, भारत में हिमालय है, चाइना में हिमालय है, रशिया में हिमालय है, अमेरिका में हिमालय है, महाराष्ट्र में,
गुजरात में, आंध्रा में, हर तरफ हिमालय हिमालय क्या नहीं, तो वो क्या है, एक स्पेशल है। उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस हमारे भारत में चलने वाली एक ट्रेन का नाम है, हमारे भारत देश में चलाए जाने वाले एक रेल का नाम है, हर एक देश में नहीं है, वो स्पेशल हमारे देश में है। और स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ये हमारी धरोहर है। रशिया, जापान, कंबोडिया, मेघालय, आंध्रा, हर तरफ, हर देश में, सारे विश्व में नहीं है, वो वन एंड ओनली भारत में जो थे स्वामी विवेकानंद, उनकी बात हो रही है, तो वो स्पेशल। तो यहाँ पर क्या सीख रहे हैं हम लोग कि वे स्पेशल व्यक्ति होते हैं, स्पेशल वस्तु होती है, बराबर। उनकी ये सारी दुनिया में केवल एक ही होती है, जैसे मैंने पहले समझाया आपको। उसके बाद ये इंद्रिय गम्य होती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि उसकी प्रक्रिया को सीखिए। कोई शब्द आपके सामने आता है, आपको प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित संज्ञाओं में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए, तो आप कैसे छांटोगे, कैसे उसे अलग करोगे? तो आपको ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये उसकी प्रक्रिया है, ये ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? उसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु होती है, ये इंद्रिय गम्य होती है, अर्थात इसे हम छू सकते हैं, उसे चख सकते हैं, उसे देख सकते हैं। दूसरी बात, ये सारी दुनिया में केवल एक ही होती है। नेक्स्ट, ये पहले से जानने पर ही हम उसे पहचान सकते हैं, अर्थात कोई हमें बता देगा पहले से तो हम इसे पहचान सकते हैं। जैसे कोई विदेशी आया और उसे प्रयागराज लेके बताया गया कि गंगा नदी है, अब वो दोबारा कितनी भी बार आएगा तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से उसे बताया गया है। दूसरी बात, इनके गुणों के आधार पर इनकी पहचान नहीं होती, इनके क्वालिटी के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर इनकी पहचान नहीं होती। तो भाववाचक संज्ञा पहचानने की ये सबसे बड़ी ट्रिक जो है मैंने आपको बताई, ये उसकी प्रक्रिया मैंने आपको बताई। दूसरे इसमें हम देखेंगे कि इसका दूसरा जो भेद है, उन भेदों में एक महत्वपूर्ण जातिवाचक, उसके पहले भाववाचक को देखते हैं, जातिवाचक उसके बाद में, उसका ही रीज़न है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। दूसरा देखिए से भाववाचक। अब देखिए भाववाचक में क्या होता है, भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन से? जिन शब्दों से हमें किसी प्राणी या पदार्थ के गुण के बारे में पता चल रहा हो, उसके भाव के बारे में पता चल रहा हो, उसके स्वभाव के बारे में पता चल रहा हो, या उसकी अवस्था का बोध हो रहा हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे होशियार, चालाक, ईमानदारी, ये क्या है? गुण है। भारत बहुत ईमानदार लड़का है ना, तो ईमानदारी क्या हो गया? उसका गुण हो गया। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, ये लोमड़ी की क्वालिटी हो गई, इसका गुण हो गया। दूसरे देखिए उत्साह, जोश, प्रसन्न, उदास, ये भाव है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मैं बहुत प्रसन्न, ये क्या है? मेरा भाव है। दूसरा दयालु, गुस्सेल, मिलनसार, ये आदमी के स्वभाव होते हैं। ये आदमी के हम हर बार कहते हैं कि ईश्वर बड़ा दयालु होता है ना। या हमारा एक दोस्त बहुत गुस्सेल है, जो जल्दी हाइपर हो जाता है, तो ये हाइपर होना, गुस्सा करना क्या है? उसका स्वभाव है। और कोई लोग मिलनसार होते हैं, जिस कहीं किसी जगह जाते हैं वो सारे लोगों को अपना लेते हैं। उसके बाद बचपन, बुढ़ापा, ये है अवस्था। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा की क्या ट्रिक है पहचानने की? भाववाचक संज्ञा पहचानने की क्या प्रक्रिया है, उसको समझिए। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में ता, आस, पा, अ, पन, ई, आव, वट, य, हट, तो आदि लगाकर भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है ना? तो भाव का क्या मतलब होता है? जिसे हम इमोशंस कहते हैं। इसकी विशेष समझिए, जो आपको नाम दिए गए हैं उसको आप कैसे पहचानना है। निम्नलिखित
संज्ञाओं में से भाववाचक संज्ञा चाट कर लिखिए। कैसे चाटोगे? तो भाववाचक संज्ञा वे है कि जिसको हम क्या प्रत्यक्ष रूप से छू नहीं सकते, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से चख नहीं सकते, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से हाथ नहीं लगा सकते। तो ये केवल हमारे भाव होते हैं, ये हमारे केवल इमोशंस होते हैं, है ना। इसलिए ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञाओं में आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा कैसी बनती है? इसमें जैसे सुंदर शब्द है, उसमें ता शब्द जुड़ गया, सुंदरता हो गया। उदार शब्द है, उसमें ता लग गया, उदारता हो गया, भाववाचक संज्ञा। ममता है, तो शब्द तो जुड़ गया, ममत्व हो गया। महान है, उसमें तो जुड़ गया, महत्व हो गया। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसमें देखिए जैसे लड़का, पशु, मनुष्य, मित्र, पर्वत, नदी, भवन, बच्चा, जानवर, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं। अर्थात इसमें देखिए जैसे लड़का शब्द है, तो लड़का ये जो है ये केवल ये जातिवाचक का मतलब हो गया ग्रुप। लड़का हो गया, ये क्या हो गया? ये अनेक लड़कों का, एक से ज़्यादा लड़कों का ग्रुप हो गया, समूह, ग्रुप हो गया। उसके बाद पशु, जैसे हम कहते कि शेर, तो शेर ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन पशु, पशु ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्यों? क्योंकि पशु में सारे पशु आ गए, उसमें हिरन भी आ गया, हाथी भी आ गया, लोमड़ी भी, सभी पशु। उसी प्रकार से पर्वत, पर्वत ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? कि उसमें हिमालय भी आ गया, सह्याद्री भी आ गया, जितने सारे पर्वत हैं वो सब के सब उसमें आ गए। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या प्रक्रिया उसके सीखने की, क्या ट्रिक है उसके सीखने की? कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, केवल एक नहीं, उसकी पूरी जाति का बोध कराते हुए जातिवाचक संज्ञाएं होती है। जैसे बाजार, तो बाजार केवल एक पर्टिकुलर सिटी का बाजार नहीं, एक पर्टिकुलर गांव का बाजार नहीं, तो सारे विश्व में लगने वाले सारे के बाजार उसमें आ जाते हैं। अध्यापक, जैसे किसी का हमने नाम लिया, जैसे आनंद सर, तो आनंद सर ये है, अध्यापक है, लेकिन आनंद सर कहने से क्या हो गया? वे लिमिटेड हो गए, उनका ग्रुप नहीं बना। लेकिन अध्यापक, आनंद सर अच्छे अध्यापक हैं, तो अध्यापक क्या हो गया? ये अध्यापकों का, ये अनेक टीचरों का एक ग्रुप हो गया, अध्यापकों का ग्रुप हो गया। इस प्रकार से तो जातिवाचक संज्ञा में हमने ये सीखा कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का या सभी पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में याद रखने वाली कुछ बातें हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। तो जातिवाचक संज्ञा, दुनिया में ऐसे अनेक लोग होते हैं, केवल एक नहीं होता। जैसे नदी, तो नदी केवल भारत में नदी नहीं है, बहुत सारे देशों में नदियाँ हैं, लेकिन गंगा कहने से सारे विश्व में गंगा नहीं है, केवल भारत के पास है, लेकिन उसी को नदी कहा गया तो वो सारे विश्व में है। दूसरी बात, ये गुणों के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है। जातिवाचक की विशेषता, जैसे गेहूँ, गेहूँ को हम पहचान सकते हैं लेने के बाद उसकी साइज देखकर, है ना, उसके आकार देखकर, है ना, ये कौन सा गेहूँ है, या किसी ने अगर उनके गुणों के बारे में वर्णन किया तो पहचान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये उनके लक्षणों से भी पहचाने जाएंगे, इनकी विशेषता ये होती है। जैसे नदी की विशेषता बता सकते कि उसके बहने की आवाज़ आती है ना, उसके दोनों बाजू किनारे होते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो ये दूसरी बात,
जैसे लड़के का उदाहरण देखिए, लड़के का, यहाँ लड़का कोई एक लड़का नहीं है, तो वो दुनिया के सभी लड़कों की बात हो रही है ना। लड़कों को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये किसी पर्टिकुलर गांव के लड़के के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो विश्व के सारे लड़कों की बात हो रही है। शहर, यहाँ कोई एक शहर की बात नहीं हो रही है, जैसे आजकल शहरों में बहुत पोल्यूशन हो गया है, तो इससे केवल एक पर्टिकुलर देश के, एक पर्टिकुलर राज्य की शहर की बात नहीं हो रही है, तो ये विश्व के सारे शहरों की बात हो रही है, अर्थात शहर के सभी जाति की बात हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि ये होगी 3 संज्ञाएं। जैसे पहले मैंने कहा था कि जिस प्रकार का प्रश्न होगा उस प्रकार से आपको उसका जवाब देना होगा। संज्ञा के मुख्य भेद 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के मूलतः भेद 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, तो उसमें 2 और जुड़ जाते हैं। उसमें एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समुदायवाचक या समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाएगा? देखिए इसमें दिया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने जो सारी संज्ञाएं देखी है उनमें से ये थोड़ी अलग है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिनको हम विज्ञान में, साइंस में ठोस, द्रव्य, गैस, धातु और धातु में जिन्हें हम पढ़ते हैं वे सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। पेट्रोल, डीजल, तेल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी के सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ द्रव्य है, द्रव्यवाचक, द्रव्य अलग है। द्रव्य का मतलब होता है जो पिघलने वाले होते हैं, यहाँ द्रव्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब पदार्थ है। यहाँ द्रव्य से मतलब पदार्थ है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाएगा? जिसे हमने साइंस में, विज्ञान में ठोस, द्रव्य, गैस, धातु, अधातु इनमें पढ़ा है। दूसरी बात, इनकी गणना 1, 2 ऐसे नहीं की जा सकती। 1 तेल देना, 2 तेल देना, 3 तेल देना, आप दुकान पे जाकर, ग्रोसरी पे जाकर ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। 1 तेल देना, 2 तेल देना, या मैंने आज 1 लोहा खरीदा, मैंने 10 लोहा खरीदा, ऐसे नहीं कह सकते। इनकी गणना 1, 2, 3 में नहीं होती, तो इनकी गणना ढेर में होती है। 15 किलो तेल देना, 2 टन लोहा देना, है ना, तो इनकी गिनती ढेरों में होती है, 1, 2, 3 में नहीं होती। जैसे कि 1 शक्कर देना, 2 शक्कर, वैसे उदाहरण दिया था, वैसे इसमें आप नहीं बोल सकते कि भाई साहब मुझे 5 घी दे दो। घी कोई ऐसा 1, 1, 2, 2, 3, 3 गिनने की बात नहीं है, उसे आपको ढेरों में खरीदना पड़ता है, ढेरों में बेचा जाता है, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, है ना, इस प्रकार से। दूसरी बात, द्रव्यवाचक संज्ञा में खाने पीने की सारी चीज़ें वे द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। जिन जिन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित संज्ञाओं में से आपको द्रव्यवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। द्रव्यवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। आपको जब बताया गया तो उसमें आपको क्या देखना है? जो मैंने आपको अभी जो प्रक्रिया बताई, जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई, उसको ध्यान में रखा। क्या बताया मैंने? कि ये ऐसी चीज़ें को हम साइंस में, विज्ञान में पढ़ चुके होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस में। ओके। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो खाने पीने की सारी चीज़ें होती है वो सभी की सभी इसमें आती है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है चीनी, पानी, मिट्टी, पेट्रोल, सोना, चांदी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोयला, तेल आदि सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। और इसका अंतिम संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों का या वस्तुओं का समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात
ट्रिक या प्रक्रिया देखिए। वह शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, अकेला व्यक्ति नहीं, अकेली चीज़ नहीं, तो उसके सारा समूह, उसका सारा ग्रुप, उसका बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण देखिए, झुंड है ना, वो डायलॉग तो आपने सुना है, झुंड में तो हमेशा है ना डैश 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 डैश, तो अकेले की बात नहीं हुई है ना। जैसे जंगलों में जानवर वगैरह होते हैं तो एनिमल्स हैं, तो ग्रुप में रहते हैं है ना, 1 2 3 नहीं रहते, ग्रुप में रहते हैं, झुंड। तो जैसे हमने कह दिया कि हिरन, तो ये हिरन ये समूहवाचक समुदायवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन उधर से हिरणों का झुंड आ रहा है, हाथियों का झुंड आ रहा है, तो वो झुंड ये समूहवाचक हो गया। उसके बाद मेला है ना, ये जो मेले लगते हैं वो मेला, उनमें अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार की दुकानें, ये सभी उसमें होती है, वो वहाँ पे समूह होता है, ग्रुप होता है। उसके बाद परिवार, अकेला व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के साथ रहने वाले जो परिवार के सदस्य हैं उनको मिलकर बनता है परिवार। तो परिवार यह समूहवाचक समुदायवाचक संज्ञा है। उसके बाद आता है सेना या दल। किसी एक सोल्जर, किसी एक सिपाही से सेना नहीं बनती है, तो सेना अनेक सिपाहियों का समूह होता है, अनेक सिपाहियों का ग्रुप होता है, इसलिए वो सेना। जैसे फिर कहा गया कि पुस्तकालय, पुस्तकालय ये अनेक पुस्तकों का समूह है। पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में आपको अनेक विषय की, एक विषय में अनेक पुस्तकें वहाँ पे दिखाई पड़ती है, तो वो होता है पुस्तकों का समूह। तो आपको ये ट्रिक ध्यान में रखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों का या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आज हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के मुख्य भेद कितने, संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं, संज्ञा के मूलतः भेद 3 होते हैं, और संज्ञा के कुल भेद जो 5 होते हैं, इनके विषय में बहुत पढ़ा है। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो कुछ आपने देखा होगा, सुना होगा, उसे जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, जो कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई, उसे फॉलो करके आप स्कूली बच्चे हो तो एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क हासिल कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो, तो भी आपको अच्छे मार्क्स कवर करने में इसकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने पहचान वालों में शेयर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस होना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि व्याकरण से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित, नौकरी कारोबार के संबंधित आने वाली जो वीडियो है वो आपको पहले उसकी सूचना मिले। तो यहीं पर मैं विश्राम करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।